आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 2। मुंशी संजीवन लाल, जिन्होंने सुवामा का घर भाड़े पर लिया था, बड़े विचारशील मनुष्य थे। पहले एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त थे, किंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्न न रख सके। यहाँ तक कि उनकी रुष्टता से विवश होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नौकरी के समय में कुछ पूंजी एकत्र कर ली थी, इसीलिए नौकरी छोड़ते ही वो ठेकेदारी की तरफ मुड़ गए और उन्होंने परिश्रम के द्वारा अल्पकाल में ही अच्छी संपत्ति बना ली। इस समय उनकी आय 400-500 मासिक से कम न थी। उन्होंने कुछ ऐसी अनुभवशालिनी बुद्धि पाई थी कि जिस कार्य में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानि न होती थी। मुंशी संजीवन लाल का कुटुंब बड़ा न था। संतानें तो ईश्वर ने कई दी थीं, पर इस समय माता पिता के नयनों की पुतली केवल एक पुत्री ही थी। उसका नाम ब्रजरानी था। वही दंपति का जीवन आश्रय थी। प्रतापचंद्र और ब्रजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंभ हो गई। आधे घंटे में दोनों चिड़ियों की भांति चहकने लगे। विरजन ने अपनी गुड़िया, खिलौने और बाजे दिखाए। प्रतापचंद्र ने अपनी किताबें, लेखनी और चित्र दिखाए। विरजन की माता सुशीला ने प्रतापचंद्र को गोद में ले लिया और प्यार किया। उस दिन से वो हर शाम को आता और दोनों साथ साथ खेलते। ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं। सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती। घंटों टकटकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती। विरजन भी कभी कभी प्रताप के घर जाती। विपत्ति की मारी सुवामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती, छाती से लगा लेती और उसकी भोली भाली बातें सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आए तो क्या देखते हैं कि प्रताप और बिरजन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। प्रताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और बिरजन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने ज्यों ही मुंशी जी को देखा तो उठ खड़े हुए। बिरजन तो दौड़कर पिता की गोद में जा बैठी और प्रताप सिर नीचा करके एक ओर खड़ा हो गया। कैसा गुणवान बालक था। आयु भी अभी 8 वर्ष से अधिक न थी, किंतु लक्षण से भावी प्रतिभा झलक रही थी। दिव्य मुखमंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीव्र चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुंशी जी ने कहा, यहाँ आओ प्रताप। प्रताप धीरे धीरे कुछ हिचकिचाता सकुचाता समीप आया। मुंशी जी ने पितृवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे? प्रताप बोलने को ही था कि विरजन बोल उठी, बाबा अच्छी अच्छी कहानियां थीं। क्यों बाबा, क्या पहले चिड़िया भी हमारी भांति बोला करती थीं? मुंशी जी मुस्कुरा कर बोले, हाँ वो खूब बोलती थीं। अभी उनके मुंह से पूरी बात भी न निकलने पाई थी कि प्रताप, जिसका संकोच अब गायब हो चला था, बोला, नहीं बिरजन, तुम्हें भुलाते हैं, ये तो कहानियां सब बनाई हुई हैं। मुंशी जी इस निर्भीकतापूर्ण खंडन पर खूब हंसे। अब तो प्रताप तोते की भांति चहकने लगा। स्कूल इतना बड़ा है कि नगर भर के लोग उसमें बैठ जाएं। दीवारें इतनी ऊंची हैं जैसे ताड़। बलदेव प्रसाद ने जो गेंद में हिट लगाई तो वो आकाश में चली गई। बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिछी हुई है। उस पर फूलों से भरे गिलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है, ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड़ भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा हैं। रेल दौड़ती है सन सन, उसका इंजन बोलता है झक झक। इंजन में भाप होती है, उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौड़ते दिखाई देते हैं। इसी तरह की न जाने कितनी बातें प्रताप ने अपनी भोली भाली बोली में कहीं। बिरजन चित्र की भांति चुपचाप बैठी सुन रही थी। रेल पर वो भी 2-3 बार सवार हुई थी, परंतु उसे आज तक ये ज्ञात न था कि उसे किसने बनाया है और वो चलती कैसे है। 2 बार उसने गुरुजी से यह प्रश्न किया था, परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा, सब ईश्वर की महिमा है। और बिरजन को लगता ईश्वर की महिमा कोई बड़ा भारी और बलवान घोड़ा है जो इतनी गाड़ियों को सन सन खींचे लिए जाता है। जब प्रताप चुप हुआ तो बिरजन ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, बाबा हम भी प्रताप की किताब पढ़ेंगे। मुंशी जी बोले, बेटी तुम तो संस्कृत पढ़ती हो,
और ये तो भाषा है। तो मैं भी भाषा ही पढ़ूंगी। इसमें कैसी अच्छी अच्छी कहानियां हैं। मेरी किताब में तो कहानी नहीं। क्यों बाबा, पढ़ना किसे कहते हैं? अब मुंशी जी बगलें झांकने लगे। उन्होंने आज तक आप ही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना होता क्या है। अभी वो माथा ही खुजला रहे थे कि प्रताप बोल उठा, मुझे पढ़ते देखा ना, उसी को पढ़ना कहते हैं। बिरजन, क्या मैं नहीं पढ़ती? मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते? बिरजन सिद्धांत कौमुदी पढ़ रही थी। प्रताप ने कहा, तुम तो तोते की भांति रटती हो। कुछ काल से सुवामा ने द्रव्याभाव के कारण महाराजिन, कहार और 2 महरियों को जवाब दे दिया था, क्योंकि अब न तो उनकी कोई आवश्यकता थी और न ही उनका व्यय ही संभलता था। केवल एक बुढ़िया महरी शेष रह गई थी। ऊपर का कामकाज वो करती, रसोई सुवामा स्वयं बना लेती, परंतु उस बेचारी को ऐसे कठिन परिश्रम का अभ्यास तो कभी था नहीं। थोड़े ही दिनों में उसे थकान के कारण रात को कुछ ज्वर रहने लगा। धीरे धीरे ये गति हुई कि जब देखें ज्वर विद्यमान है, शरीर भुना जाता है, न खाने की इच्छा है और न पीने की, किसी कार्य में मन नहीं लगता। पर यह है कि सदैव नियम के अनुसार काम किए ही जाती थी। जब तक प्रताप घर पर रहता तब तक वो मुखाकृति को तनिक भी मलिन नहीं होने देती, परंतु ज्यों ही वो स्कूल चला जाता त्यों ही वो चादर ओढ़कर पड़ी रहती और दिन भर पड़े पड़े कराहा करती थी। प्रताप बुद्धिमान लड़का था। माता की दशा प्रतिदिन बिगड़ती हुई देखकर ताड़ गया कि ये बीमार हैं। एक दिन स्कूल से लौटा तो सीधा अपने घर गया। बेटे को देखते ही सुवामा ने उठ बैठने का प्रयत्न किया, पर निर्बलता के कारण मूर्छा आ गई और हाथ पांव अकड़ गए। प्रताप ने उसे संभाला और उसकी ओर देखकर कहा, अम्मा, तुम आजकल बीमार हो क्या? इतनी दुबली क्यों हो गई हो? देखो, तुम्हारा शरीर कितना गर्म है, हाथ नहीं रखा जाता। सुवामा ने हंसने का प्रयत्न किया। अपनी बीमारी का परिचय देकर बेटे को कैसे कष्ट दे। स्वर को हल्का करके बोली, नहीं बेटा, बीमार तो नहीं हूँ। आज कुछ ज्वर हो आया था। संध्या तक चंगी हो जाऊंगी। अलमारी में हलवा रखा हुआ है, निकाल लो। नहीं तो तुम यहाँ बैठो, मैं ही निकाल देती हूँ। माँ, तुम मुझसे बहाना करती हो। तुम ज़रूर बीमार हो। एक दिन में कोई इतना दुर्बल थोड़े ना होता है। सुभामा हंसकर बोली, क्या तुम्हारे देखने में मैं दुर्बल हो गई हूँ? माँ, मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। सुभामा प्रताप का हाथ पकड़कर बोली, तुम क्या जानो कि वो कहाँ रहते हैं? माँ, मैं पूछते पूछते चला जाऊँगा। सुवामा कुछ और कहना चाहती थी कि उसे फिर से चक्कर आ गया। उसकी आंखें पथरा गईं। प्रताप उसकी ये दशा देखते ही डर गया। उससे और कुछ तो न हो सका। वो दौड़कर बिरजन के द्वार पर आया और खड़ा होकर रोने लगा। प्रतिदिन वो इस समय तक बिरजन के घर पहुंच जाता था। आज जो देर हुई तो वो अकुलाई हुई इधर उधर देख रही थी। अकस्मात द्वार पर झांकने आई तो प्रताप को दोनों हाथों से मुख ढांके हुए देखा। पहले तो समझी कि इसने हंसी से मुख छुपा रखा है। जब उसने हाथ हटाए तो आंसू दिख पड़े। चौंक कर पूछा, लल्लू, क्यों रोते हो? बता दो। प्रताप ने कुछ उत्तर न दिया और सिसकने लगा। बिरजन बोली, न बताओगे? क्या चाची ने कुछ कहा? जाओ, तुम तो चुप ही नहीं होते। प्रताप बोला, नहीं बिरजन, माँ बहुत बीमार है। ये सुनते ही ब्रजरानी दौड़ी और एक सांस में सुवामा के सिरहाने जा खड़ी हुई। देखा तो वो सुन्न पड़ी हुई है, आंखें मुंदी हुई हैं और लंबी सांसें ले रही है। उसका हाथ थामकर बिरजन झिझोड़ने लगी, चाची, चाची, कैसा जी है? आंखें खोलो ना। परंतु चाची ने आंखें न खोली। तब तक वो ताक पर से तेल उतारकर सुवामा के सिर पर धीरे धीरे मलने लगी। उस बेचारी को सिर में महीनों से तेल डालने का अवसर न मिला था। ठंडक पहुंची तो आंखें खुल गईं। चाची, कैसा जी है? कहीं दर्द तो नहीं है? नहीं बेटी, दर्द कहीं नहीं है। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। भैया कहाँ हैं? वो तो मेरे घर हैं, बहुत रो रहे हैं। तो तुम जाओ बेटी, उसके साथ खेलो। अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी ये बातें हो ही रही थी
कि सुशीला का आगमन हुआ। उसे सुवामा से मिलने की तो बहुत दिनों से इच्छा थी, परंतु कोई अवसर ही न मिलता था। इस समय वो सांत्वना देने के बहाने आ पहुंची। बिरजन ने अपनी माता को देखा तो उछल पड़ी और ताली बजा बजा कर कहने लगी, माँ आ गई, माँ आ गई। दोनों स्त्रियों में शिष्टाचार की बातें होने लगीं। बातों बातों में दीपक जल उठा। किसी को ध्यान भी न हुआ कि प्रताप कहाँ है। थोड़ी देर तक तो वो द्वार पर खड़ा रोता रहा, फिर झटपट आंखें पोंछकर डॉक्टर किचलू के घर की ओर लपकता हुआ चला। डॉक्टर साहब मुंशी शालीग्राम के मित्रों में से थे और जब कभी जरूरत पड़ती तो वो ही बुलाए जाते। प्रताप को केवल इतना मालूम था कि वो वरना नदी के किनारे लाल बंगले में रहते हैं। उसे अब तक अपने मोहल्ले से बाहर निकलने का कभी अवसर भी न पड़ा था, परंतु उस समय माता के बीमार होने के कारण उसे इन रुकावटों का कुछ भी ध्यान न हुआ। घर से निकलकर बाजार में आया और एक इक्केवान से बोला, लाल बंगले चलोगे? लाल बंगला प्रसिद्ध स्थान था। इक्कावान तैयार हो गया। 8 बजते बजते डॉक्टर साहब की फिटिन सुहामा के द्वार पर आ पहुंची। यहाँ इस समय चारों ओर उसकी खोज हो रही थी कि अचानक वो सवेग पैर बढ़ाता हुआ भीतर आया और बोला, पर्दा करो, डॉक्टर साहब आते हैं। सुवामा और सुशीला दोनों चौंक पड़ी। समझ गई ये डॉक्टर साहब को बुलाने गया था। सुवामा ने प्रेम से उसे गोदी में बैठा लिया। डर नहीं लगा? हमको बताया भी नहीं, यूं ही चले गए। तुम खो जाते तो मैं क्या करती? ऐसा लाल कहाँ पाती? ये कहकर उसने बेटे को बार बार चूम लिया। प्रताप इतना प्रसन्न था मानो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। थोड़ी देर में पर्दा हुआ और डॉक्टर साहब आए। उन्होंने सुवामा की नाड़ी देखी और सांत्वना दी। वो प्रताप को गोद में बैठाकर बातें करते रहे। औषधियाँ साथ लेकर आए थे। औषधियाँ देकर 9 बजे बंगले की ओर लौट गए, परंतु जीर्ण ज्वर था, इसीलिए पूरे मास भर सुवामा को कड़वी कड़वी औषधियाँ खानी पड़ी। डॉक्टर साहब दोनों वक्त आते और ऐसी कृपा और ध्यान रखते मानो सुवामा उनकी बहन है। एक बार सुवामा ने डरते डरते फीस के रुपए एक पात्र में रखकर सामने रखे, पर डॉक्टर साहब ने उन्हें हाथ तक न लगाया। केवल इतना कहा, इन्हें मेरी ओर से प्रताप को दे दीजिएगा। वो पैदल स्कूल जाता है, पैर गाड़ी मोल ले लेगा। बिरजन और उनकी माता दोनों सुवामा की सेवा के लिए उपस्थित रहती। माता चाहे विलंब भी कर जाए, परंतु बिरजन वहाँ एक क्षण के लिए भी न टलती थी। दवा पिलाती, पान देती। जब सुवामा का जी अच्छा होता तो वो भोली भोली बातों से उनका मन बहलाती। खेलना कूदना सब छूट गया। जब सुवामा बहुत हट करती तो प्रताप के संग बाग में खेलने चली जाती। दीपक जलते ही फिर आकर बैठ जाती और जब तक निंद्रा के मारे झुक झुक न पड़ती वहां से उठने का नाम तक न लेती, वरन प्राय वहीं सो जाती। रात को नौकर गोद में उठाकर घर ले जाता। न जाने उसे कौन सी धुन सवार हो गई थी। एक दिन ब्रजरानी सुवामा के सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। न जाने किस ध्यान में मग्न थी। आंखें दीवार की ओर लगी हुई थीं और जिस प्रकार वृक्षों पर कौमुदी लहराती है, उसी भांति भीनी भीनी मुस्कान उसके अधरों पर लहरा रही थी। उसे कुछ भी ध्यान न था कि चाची मेरी ओर देख रही हैं। अचानक उसके हाथ से पंखा छूट गया। ज्यों ही वो उसको उठाने के लिए झुकी कि सुवामा ने उसे गले लगा लिया और पुचकार कर पूछा, बिरजन, सत्य कहो, तुम अभी क्या सोच रही थी? बिरजन ने माथा झुका लिया और कुछ लज्जित होकर कहा, कुछ नहीं, तुमको न बतलाऊंगी। मेरी अच्छी बिरजन, बता तो क्या सोचती थी? बिरजन थोड़ा लजाते हुए बोली, सोचती थी कि जाओ हंसो मत, नहीं बताऊंगी। अच्छा ले, ना हंसूंगी, अब तो बताओ। अरे ले, यही तो। अब अच्छा नहीं लगता, मैं फिर आंखें मूंद लूंगी। किसी से कहोगी तो नहीं? नहीं, किसी से नहीं कहूंगी। सोचती थी कि जब प्रताप से मेरा विवाह हो जाएगा तब मैं बड़े आनंद से रहूंगी। सुवामा ने उसे छाती से लगा लिया और कहा, बेटी, वो तो तेरा भाई है। हाँ भाई है, मैं जान गई। तुम मुझे बहू न बनाओगी? सुवामा बोली, आज लल्लू को आने दो, उससे पूछ कर देखूं क्या कहता है। नहीं नहीं, उनसे न कहना, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ। मैं तो कह दूंगी।
तुम्हें हमारी कसम, उनसे न कहना। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 साल व्यतीत हो गए। पंडित मोटे राम नित्य प्रातःकाल आते और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने में अब बिरजन का जी न लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूते का फीता खोल रहा था कि रधिया मेहरी मुस्कुराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुंह छाप का लगा हुआ लिफाफा रखकर मुंह फेर कर हंसने लगी। लिफाफे पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साहब की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी बोले, अरे तू ये किसका लिफाफा ले आई? ये मेरा नहीं है। सरकार ही का तो है, खोलें तो आप। किसने दिया? कोई आदमी बाहर से आया था। मेहरी मुस्कुराती हुई बोली, आप खोलेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पत्र निकला उसमें ये लिखा हुआ था, बाबा को बिरजन का प्रणाम और पालागन। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली है। वो स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जी का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से एकत्र करे। विद्या से सब दुख दूर हो जाते हैं। मैंने कल बैताल 25 की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है, बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपए लूंगी। मैं अब पंडित जी से नहीं पढ़ूंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी बिरजन। पढ़ते ही मुंशी जी के अंतःकरण में गुदगुदी होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में भारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े, प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो तो ये किसकी चिट्ठी है? लाओ, हाथ में दो, देखूं तो। अरे नहीं नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। पूछ तो जाऊं, दोगे क्या? 50 रुपए, दूध के धोए हुए। पहले रुपए निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुकरने वाला नहीं हूं, अभी रुपए लो। ऐसा कोई टटपूंजिया समझ लिया है? ये कहकर 10 रुपए का एक नोट जैसे निकाल कर दिखाया। कितने का नोट है? 50 रुपए का। हाथ से लेकर देख लो। ले लूंगी, कहे देती हूँ। हाँ हाँ, ले लेना, पहले बताओ तो सही। लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं ना मानूंगी। ये कहकर सुशीला उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। अरे ऐसी क्या डकैती है, नोट छीने लेती हो? वचन नहीं दिया था, अभी से भी चलने लगे। तुमने बूझा भी? बिल्कुल गलत बताया है। हाँ, चलो चलो, बहाना करते हो। नोट हड़पने की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? लजाओ लजाओ, मुंशी जी बोले। वो झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है। तुम लोग गंठ कर आए हो। मेरी चिट्ठी नहीं है, सच बिरजन ने लिखी है, प्रताप बोला। सुशीला चकित होकर बोली, बिरजन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास न आया। बिरजन से पूछा, क्यों बेटी, ये तुमने लिखा है? बिरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। ये सुनते ही माता ने उसे कंठ से लगा लिया। अब आज से बिरजन की ये दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उसे पहले ही कुछ मतलब न था। लिखने का आना सोने पे सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर खुश होती। पिता हर्ष से फूले न समाते। रोज नई किताबें लाते कि बिरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वो अपने पाँव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता मेहरियों पर बहुत गुस्सा होती। अरे आंखें फूट गई हैं, चर्बी छा गई है, वो अपने हाथ से पानी उंडेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया। बिरजन का 12वां वर्ष पूरा हुआ।
परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक ना आता था। चूल्हे के सामने बैठने का कभी अवसर ही ना आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता से कहा, बहन, बिरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण-ढंग न सिखाओगी? क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोच कर रुक जाती हूँ। क्या सोच कर रुक जाती हो? कुछ नहीं, बस आलस आता है। तो ये काम तुम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। अरे, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा न जाएगा। काम करने से ही आता है सुशीला बहन। सुशीला झेपते हुए बोली, उसके फूल से गाल कुंभला जाएंगे। सुवामा ने हंसकर कहा, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से बिरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेत्रों से जल बहता। वो बूटी की भांति लाल हो जाते। चिंगारियों से कई रेशमी साड़ियों का सत्यानाश हो गया। हाथों में छाले पड़ गए, पर धीरे धीरे सारे कलेश दूर हो गए। सुबामा ऐसी सुशीला स्त्री थी कि कभी गुस्सा न होती। रोज उसे पुचकार कर काम में लगाए रहती। अभी बिरजन को भोजन बनाते 2 महीने से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। सच? कल चाची ने मेरा बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न हुई। तो भाई एक दिन मुझे भी न्योता दो। बिरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा कल। दूसरे दिन 9 बजे बिरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और ग्लास पानी से भरे हुए रखे हैं। ये स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी तो खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो और प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी बिरजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वो उस दिन बहुत लजाई और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है, बच्चों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। ब्रजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, बिरजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नरम, सफ़ेद और मीठी। प्रताप बोला, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई और सालन तो बहुत स्वादिष्ट है। बिरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो ना। ये कहकर प्रताप हंसने लगा। बिरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली तो बिल्कुल खाली थी। सुशीला बोली, अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी राल टपक रही है? इस तरह मुंशी जी और प्रताप दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर बिरजन को पुरस्कार में दी। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए वरदान भाग 3।